हेलो टू ऑल एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। बायोलॉजी बुलेटिन के 5वें सेशन में आज हम बात करेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के विभिन्न मॉडल्स के बारे में और साथ ही मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट को भी मैं डिस्कस करने वाला हूं। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के मॉडल्स की बात करें तो सबसे फर्स्ट मॉडल जो था वो लिपिड मॉडल था और लिपिड मॉडल को देने वाले आपके वैज्ञानिक हो जाएंगे ओवरटोन। आप याद रखेंगे, लिपिड मॉडल ओवरटोन ने प्रतिपादित किया। इसके बाद हम लिपिड लीफलेट मॉडल की बात करते हैं। तो लिपिड लीफलेट मॉडल जो है वो गोर्टर एंड ग्रेंडाल ने प्रस्तुत किया था और साथ ही गोर्टर एंड ग्रेंडाल ने यह भी बताया था कि जो लिपिड है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में बाइलेयर के फॉर्म में पाई जाती है। इसके बाद हम लेमिनर मॉडल या सैंडविच मॉडल की बात करते हैं। लेमिनर मॉडल को सैंडविच मॉडल भी कहा जाता है और इसे प्रस्तुत करने वाले थे डेनियली एवं डाउसन, दोनों का नाम आप याद रखेंगे। और इन्होंने बताया कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो प्रोटीन होती है वो बीटा फोल्डेड स्ट्रक्चर के रूप में पाई जाती है। साथ ही लिपिड बाइलेयर जो है वो प्रोटीन की दो परतों के बीच में सैंडविच की तरह उपस्थित होती है। इन्होंने PLLP फॉर्मूले के बारे में बताया कि दो लिपिड लेयर के इर्द गिर्द प्रोटीन की लेयर्स पाई जाती है। PLLP के बारे में किसने बताया था? तो डेनियली डाउसन ने बताया था, ये आप याद रखेंगे। इसके बाद मिसेली मॉडल की हम बात करते हैं तो मिसेली मॉडल देने वाले थे आपके हिलर और हाफमान। इन दोनों ने मिलकर मिसेली मॉडल प्रस्तुत किया था और लिपिड के बारे में कहा कि ये मिसेली की फॉर्म में पाया जाता है। प्रोटीन इस मिसेली को चारों तरफ से घेरे रहती है। तो ये आप यहाँ पर याद रखेंगे, हिलर और हाफमान का नाम मिसेली मॉडल के लिए। फिर इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर आती है रॉबर्टसन का यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल, जहां से बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है कि एकक कला झिल्ली सिद्धांत किसने दिया? तो रॉबर्टसन ने दिया। और रॉबर्टसन ने ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड के द्वारा प्लाज्मा झिल्ली को फिक्स करके इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ प्राप्त किए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी से और प्लाज्मा मेम्ब्रेन का अध्ययन किया। तो उसने देखा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो मोटाई होती है वो लगभग 75 एंगस्ट्रॉम या 75 एंगस्ट्रॉम तक पाई जाती है और प्लाज्मा झिल्ली में ट्राई लेयर स्ट्रक्चर पाई जाती है। दो प्रोटीन की लेयर होती है और एक बीच में लिपिड की लेयर पाई जाती है। लिपिड की लेयर जो होती है वो बाइलेयर की फॉर्म में पाई जाती है। और इन्होंने प्रोटीन लेयर और लिपिड लेयर की मोटाई के बारे में भी बताया कि लिपिड लेयर की जो मोटाई होती है वो लगभग 35 एंगस्ट्रॉम होती है और प्रोटीन लेयर की मोटाई जो होती है वो एक तरफ 20 एंगस्ट्रॉम, दूसरी तरफ 20 एंगस्ट्रॉम, तो टोटल मिलाकर हम 40 एंगस्ट्रॉम बोल सकते हैं। और 35 एंगस्ट्रॉम आपका लिपिड मॉलिक्यूल हो जाएगा, लिपिड की झिल्ली हो जाएगी। तो इस प्रकार से ओवरऑल प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो मोटाई है वो 75 एंगस्ट्रॉम रॉबर्टसन ने बताई है। उसके बाद हम प्लाज्मा झिल्ली का सबसे मान्य मॉडल पढ़ते हैं जिसे 1972 में सिंगर और निकोलसन ने प्रस्तुत किया था, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। तो आप याद रखेंगे, तरल मोज़ेक मॉडल, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। इसे प्रस्तुत करने वाले थे दो वैज्ञानिक, सिंगर और निकोलसन, दोनों का नाम आप याद रखेंगे। और इसमें लिपिड की क्वासी फ्लड स्ट्रक्चर के बारे में बताया गया कि लिपिड जो है वो अर्ध तरल स्ट्रक्चर के रूप में व्यवहार करता है और इस अर्ध तरल संरचना में जो विभिन्न प्रकार की इंटीग्रल प्रोटीन है वो धसी हुई पाई जाती है। ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के घटक है ये स्थिर नहीं रहते हैं, ये ट्रांसफर मूवमेंट करते रहते हैं, तो ये आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद यहाँ पर प्रोटीन की मोज़ेक स्थिति के बारे में बताया गया कि प्रोटीन जो है वो मोज़ेक अवस्था में पाई जाती है और मोज़ेक स्ट्रक्चर प्रोटीन की फ्रीज फ्रैक्चर्ड विधि के द्वारा प्राप्त की गई, पता लगाई गई फ्रीज फ्रैक्चर्ड विधि के द्वारा, ये भी आप याद रखेंगे। आगे हम देखते हैं कि जो प्रोटीन है वो मोज़ेक फॉर्म में दो प्रकार से पाई जाती है, एक तो इंटीग्रल प्रोटीन और एक एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। दोनों प्रोटीन हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं। अब हम बात करते हैं जो इंटीग्रल प्रोटीन होती है वो भी दो फॉर्म में यहाँ पर पाई जाती है, सिस फॉर्म और ट्रांस फॉर्म। सिस फॉर्म का मतलब है कि प्रोटीन, वो प्रोटीन जो आधे भाग में धसी हुई होती है, और ट्रांस फॉर्म से मतलब ऐसे प्रोटीन जो कि आर पार पाई जाती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के, उसे हम ट्रांस प्रोटीन कहेंगे। और ट्रांस प्रोटीन का वह भाग जो प्लाज्मा झिल्ली में धसा हुआ है उसे हम डोमेन के नाम से जानते हैं। और ये डोमेन जो है वो मोनोटाइपिक, बाइटाइपिक, ट्राइटाइपिक और लगभग 7 तक पाए जा सकते हैं। तो 7 डोमेन जो होता है वो ड्रग रिसेप्टर का काम करता
आता है ट्रांस प्रोटीन में, आप याद रखेंगे इंटीग्रल प्रोटीन का भाग है। तो एक इम्पोर्टेंट चीज आप यहाँ पर नोट डाउन कर लेंगे इसको। इसके बाद हम फ्लूडिटी की बात करते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में लिपिड जो है वो फ्लूडिटी प्रस्तुत करता है या प्रदर्शित करता है। तो जो फ्लूडिटी है वो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड के बढ़ने से बढ़ती है, याद रखेंगे, क्योंकि सिस बॉन्डिंग बढ़ जाती है तो फ्लूडिटी इंक्रीज हो जाएगी। कोलेस्ट्रॉल भी फ्लूडिटी को इंक्रीज करवाने में मदद करता है। इसके साथ ही कम टेम्परेचर पर जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं वो ज्यादा पाए जाते हैं तो फ्लूडिटी इंक्रीज होती है, यानी लो टेम्परेचर पर भी फ्लूडिटी इंक्रीज पाई जाएगी, ये भी आप याद रखेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं कि फैटी एसिड की चेन लेंथ का फ्लूडिटी पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो फैटी एसिड की चेन लेंथ की लंबाई जो है वो फ्लूडिटी को डिक्रीज करती है, ये भी आप ध्यान देंगे। इसके बाद हम फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट की बात करते हैं कि लिपिड बाइलेयर जो है वो अपने एक स्थान से दूसरे स्थान पर फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट के द्वारा आ जा सकती है और इसमें फ्लिपेज एंजाइम का रोल होता है। तो ये फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट जो है वो इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी के द्वारा पता लगाई गई थी। ये सब बातें हमें तरल मोज़ेक मॉडल के द्वारा प्राप्त होती है। तो इतना आपको सिंगर और निकोलसन के मॉडल में याद रखना है। तो ये सारे प्लाज्मा झिल्ली के इंपॉर्टेंट मॉडल हो गए डियर स्टूडेंट। उसके बाद हम मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसमें किस प्रकार का ट्रांसपोर्ट सिस्टम पाया जाता है। तो प्लाज्मा झिल्ली आप सभी जानते हैं कि सेलेक्टिवली परमेबल होता है, पदार्थों को सेलेक्ट करके ही अपने अंदर और बाहर आने जाने देती है। तो यहाँ पर हम 3 प्रकार के ट्रांसपोर्ट देखने वाले हैं। सबसे पहला ट्रांसपोर्ट आपका हो जाएगा सिंपल ट्रांसपोर्ट या सिंपल डिफ्यूजन, दूसरा आपका हो जाएगा फैकल्टेटिव, मीडिएटेड या फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, और तीसरा आपका हो जाएगा एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो सबसे पहले हम सिंपल ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं, सिंपल डिफ्यूजन की बात करते हैं। तो सिंपल डिफ्यूजन आप सभी जानते हैं कि पदार्थों का अपनी अधिक सांद्रता से निम्न सांद्रता की तरफ जाना और बिना किसी एनर्जी का उपयोग किए हुए। यहाँ पर किसी भी प्रकार की एनर्जी का खर्चा नहीं होता है, केवल कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग यहाँ पर पदार्थों के अणुओं का मूवमेंट पाया जाता है। तो इसे हम सिंपल ट्रांसपोर्ट या सिंपल डिफ्यूजन कह देंगे, ये आप ध्यान देंगे। अब कोशिका के रेस्पेक्ट में हम यहाँ पर 2 टर्मिनोलॉजी देखते हैं, एंडोस्मोसिस और एक्सोस्मोसिस। जब कोशिका ऐसे सॉल्यूशन में पड़ी हुई है जो कि साइटोसोल या साइटोप्लाज्म से ज्यादा सांद्र है, तो यहाँ पर जो साइटोप्लाज्म है वो बाहर की तरफ आना चालू हो जाएगा, इसे हम एक्सोस्मोसिस कहेंगे। और एंडोस्मोसिस में सॉल्यूशन जो है वो सेल के अंदर प्रवेश कर जाता है, उसे हम एंडोस्मोसिस कहेंगे। एक्सोस्मोसिस की क्रिया में यानी बाह्य परासरण की क्रिया में जो साइटोप्लाज्म है वो संकुचित हो जाएगा। इस घटना को हम प्लाज्मोलाइसिस बोलते हैं, जीव द्रव्य कुंचन हम कहते हैं। तो ये आप ध्यान देंगे, जीव द्रव्य कुंचन क्या हो गया कि जब सेल को आप हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रख रहे हैं तो सेल जो है वो श्रिंक हो जाती है, सिकुड़ जाती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है उसकी या उसका जो साइटोप्लाज्म है वो सिकुड़ जाता है, इसे हम जीव द्रव्य कुंचन कहते हैं या प्लाज्मोलाइसिस कहते हैं। अब ये सॉल्यूशंस जो है वो 3 प्रकार के हो सकते हैं, आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक। जब सेल ऐसे सॉल्यूशन में पड़ी हुई है जिसकी सांद्रता उसके साइटोप्लाज्म की सांद्रता के बराबर है तो इसे हम आइसोटोनिक कहेंगे। ऐसे सॉल्यूशन में सेल को रखा गया है जिसकी सांद्रता सेल के साइटोप्लाज्म से कम है तो उसको हम हाइपोटोनिक कहेंगे। और सेल ऐसे सॉल्यूशन में पड़ी हुई है जिसकी सांद्रता सेल के साइटोप्लाज्म से अधिक है तो उसे हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कह देंगे। तो ये 3 प्रकार के सॉल्यूशन भी आप याद रखेंगे। उसके बाद हम सेकंड प्रकार का ट्रांसपोर्ट यहाँ पर डिस्क्राइब करते हैं, जिसे हम फैकल्टेटिव या फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के नाम से जानते हैं। मीडिएटेड डिफ्यूजन होता है। तो इस प्रकार के डिफ्यूजन में ट्रांसपोर्टर प्रोटीन का रोल होता है, आप ध्यान देंगे। एनर्जी का उपयोग फिर भी यहाँ पर नहीं किया जाता, केवल ट्रांसपोर्ट प्रोटीन जो है वो ट्रांसपोर्ट में मदद करती है, करियर प्रोटीन भी हम इनको बोलते हैं। और सिंपल डिफ्यूजन से फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन जो होता है उसकी गति जो होती है वो तेज होती है, यहाँ पर अणुओं का मूवमेंट तेज गति से पाया जाएगा, ये आप ध्यान रखेंगे। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में हमने ट्रांसपोर्टर प्रोटीन का रोल देखा है। तो ट्रांसपोर्टर प्रोटीन को हम मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्टर प्रोटीन्स के नाम से भी जानते हैं या पुकार सकते हैं, ये कैरियर प्रोटीन्स होती है। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर ट्रांसपोर्ट किस प्रकार से होता है। तो जब एक ही पदार्थ का ट्रांसपोर्ट होता है तो उसको हम यूनिपोर्ट बोलते हैं और जो प्रोटीन है उसको यूनिपोर्टर प्रोटीन कह देंगे। जब 2 पदार्थ एक साथ ट्रांसपोर्ट किए जा रहे हैं तो इसे हम को ट्रांसपोर्ट कहेंगे, को ट्रांसपोर्ट कहेंगे। और को ट्रांसपोर्ट 2 प्रकार का यहाँ पर पाया जाता है, सिंपोर्ट और एंटीपोर्ट। सिंपोर्ट का हमारा मतलब हो गया कि जब दोनों के दोनों पदार्थ एक ही दिशा में ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं तो उसको हम सिंपोर्ट कहेंगे, प्रोटीन को सिंपोर्टर बोल देंगे। और जब दोनों पदार्थ विपरीत दिशा में ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं
तो इसे हम एंटीपोड कहेंगे और प्रोटीन को एंटीपोटर कह देंगे। सिम्पोर्ट का आपका सबसे अच्छा एग्जाम्पल हो जाएगा ग्लूकोज का सोडियम के साथ सिम्पोर्ट करना या एक ही डायरेक्शन में जाना, और लैक्टोज का H+ आयन के साथ सिम्पोर्ट करना। और एंटीपोड का आपका एग्जाम्पल हो जाएगा Na+K+ एटीपेज पंप, जिसमें Na और K+ का जो मूवमेंट होता है वो विपरीत दिशा में होता है, और इसके साथ ही मसल्स के अंदर कैल्शियम का रिलीज होना और अंदर की तरफ Na+ का जाना। मसल्स में Na+ प्रवेश करेगा और कैल्शियम बाहर निकलेगा। ये भी आपका एंटीपोड का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। तो ये छोटे छोटे से एग्जाम्पल से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं स्टूडेंट्स, आप ध्यान देंगे। उसके बाद हम आगे देखते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है? तो एक्टिव का मतलब हो गया कि डेफिनेटली यहाँ पर एनर्जी का खर्च किया जाएगा और जो गमन होगा पदार्थों के अणुओं का वो कम सांद्रता से उच्च सांद्रता की तरफ होगा, तभी तो एनर्जी यहाँ पर दी जाएगी। और ये एक विपरीत क्रिया होती है जिसमें एनर्जी खर्च की जाती है। और ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो है वो अनावश्यक या ऐसी परिस्थिति में पाया जाता है जब परिस्थितियां प्रतिकूल होती है, परिस्थितियां जो है वो अनुकूल नहीं होती है, तब ये आपका एक्टिव ट्रांसपोर्ट पाया जाएगा। एक्टिव ट्रांसपोर्ट को भी हम दो भागों में बांट सकते हैं। सबसे पहला आपका हो जाएगा प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, और दूसरा हम पढ़ेंगे यहाँ पर सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट से हमारा तात्पर्य है कि यहाँ पर एनर्जी का प्रयोग जो है वो एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट या एटीपी के रूप में किया जाएगा। और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है आपके पास Na+K+ एटीपेज पंप। Na+K+ एटीपेज पंप की खोज की अगर हम बात करें तो डेनमार्क के वैज्ञानिक सर जेंस क्रिश्चियन स्को ने, जेंस क्रिश्चियन स्को या स्चो जो भी आप बोलना चाहें, उसने इस Na+K+ एटीपेज पंप की खोज की थी। 1997 का नोबेल प्राइज भी इन्हें इस खोज के लिए दिया गया। अब Na+K+ एटीपेज पंप में हम देखते हैं कि सेल से 3 Na+ तो बाहर की तरफ रिलीज किए जाते हैं और 2 K+ आयन जो है वो सेल के अंदर रिलीज किए जाते हैं। ये Na+K+ एटीपेज पंप अगर हम देखें तो इसकी जो प्रोटीन है उस प्रोटीन में 2 पॉलीपेप्टाइड चेन पाई जाती है, एक तो अल्फा और एक बीटा। अल्फा चेन बड़ी होती है, बीटा चेन छोटी होती है। और कभी कभी ये प्रश्न पूछा जाता है कि Na+ और K+ का जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है वो कौन सी यूनिट के द्वारा होता है, कौन से पॉलीपेप्टाइड के द्वारा होता है? तो आप याद रखेंगे अल्फा पॉलीपेप्टाइड के द्वारा Na+ और K+ का यहाँ पर ट्रांसपोर्ट पाया जाता है। बिल्कुल आप याद रखेंगे। एक प्रश्न ये भी आता है कि Na+K+ एटीपेज पंप का जो इनिबिटर है, कार्डियक ग्लाइकोसाइड होता है एक, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम आप याद रखेंगे उआबेन। उआबेन, जो उआबेन होता है OUABAIN, ये उआबेन जो है वो एक प्रकार का कार्डियक ग्लाइकोसाइड है जो कि Na+K+ एटीपेज पंप को इनहिबिट करने का काम करता है, अवरुद्ध करने का काम करता है। ये आप ध्यान देंगे। तो हमने Na+K+ एटीपेज पंप देख लिया। इसके बाद हम कैल्शियम पंप की बात करते हैं। कैल्शियम पंप जो है 2 प्रकार से हमारे शरीर में काम करता है या 2 प्रकार से पाया जाता है। एक प्रकार तो आरबीसी की मेम्ब्रेन में होता है, और आरबीसी की मेम्ब्रेन में पाया जाने वाला जो कैल्शियम पंप है वो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में कैल्शियम आयंस को बढ़ाने का काम करेगा। दूसरा सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम और माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। और ये कैल्शियम पंप जो है वो साइटोसोल में या साइटोप्लाज्म में कैल्शियम आयन को बढ़ाने का काम करता है। तो दोनों ही आप याद रखेंगे। आरबीसी वाला तो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में कैल्शियम को बढ़ा रहा है, साइटोप्लाज्म से घटा रहा है वो। बाकी सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम और माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाने वाला जो कैल्शियम पंप है वो साइटोसोल में साइटोप्लाज्म में कैल्शियम को बढ़ा रहा है। H+ पंप की बात करें तो H+ पंप जो है वो डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल DCT जो नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर में हम पढ़ते हैं वहां पर पाया जाता है। साथ ही कलेक्टिंग डक्ट में भी पाया जाता है और वहां पर ये H+ आयन को रेगुलेट करके पीएच को रेगुलेट करने का काम करता है। तो डिस्टेंस इस प्रकार से हमारा जो प्राइमरी ट्रांसपोर्ट है वो पूरा हो जाता है। इसके बाद हम सेकेंडरी ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं। और सेकेंडरी ट्रांसपोर्ट का मतलब ये हो गया कि यहाँ पर एनर्जी आयंस की फॉर्म में उपयोग में ली जाती है। जब आयंस को एनर्जी की फॉर्म में उपयोग में लिया जाएगा तो उसको हम सेकेंडरी ट्रांसपोर्ट कहेंगे। बिल्कुल आप याद रखेंगे प्राइमरी ट्रांसपोर्ट और सेकेंडरी ट्रांसपोर्ट में क्या फर्क है। तो सेकेंडरी ट्रांसपोर्ट में डिस्टेंस हम बात करते हैं ग्लूकोज और सोडियम ट्रांसपोर्ट की। तो ग्लूकोज का जो ट्रांसपोर्ट होता है इंटेस्टाइन के एपिथेलियम के अंदर वो सोडियम आयन के साथ होता है। ये एक प्रकार का आपका सेकेंडरी ट्रांसपोर्ट का एग्जांपल है। साथ ही लैक्टोज का ट्रांसपोर्ट H+ के साथ होता है इकोलाई सेल में, वो भी आपका एक प्रकार का सेकेंडरी ट्रांसपोर्ट का एग्जांपल हो जाएगा। उसके बाद हम एंडोसाइटोसिस की बात करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि एंडोसाइटोसिस क्या होता है।
तो पदार्थों का अंतर्ग्रहण यदि सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा वेसाइकल की फॉर्म में किया जाए और हमें ऐसा लगता है कि ये पदार्थ जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा निगले जा रहे हैं, तो इस प्रकार का जो निगलना है उसे हम एंडोसाइटोसिस कहेंगे। यहाँ पर एंडोसाइटिक वेसाइकल्स के द्वारा पदार्थों का पाचन किया जाता है और मुख्य रूप से एंडोसाइटोसिस अमीबा में, सूडोपोडिया के द्वारा आपने देखा है, अमीबा में पाया जाता है और उच्च कशेरुकियों की डब्ल्यूबीसी में भी एंडोसाइटोसिस पाया जाता है। जब एंडोसाइटोसिस के द्वारा ठोस पदार्थों को ग्रहण किया जाता है तो इसको हम फेगोसाइटोसिस बोलेंगे या सेल ईटिंग कहेंगे। और फेगोसाइटोसिस के बारे में सबसे पहले मैचनिकोव ने बताया था। और यदि एंडोसाइटोसिस प्रोसेस के द्वारा किसी द्रव तरल पदार्थ को ग्रहण किया जा रहा है तो उसको हम सेल ड्रिंकिंग कहते हैं। ठोस पदार्थ को ग्रहण किया जा रहा तो सेल ईटिंग हो जाएगी और तरल पदार्थ को ग्रहण किया जा रहा तो इसे हम सेल ड्रिंकिंग कह देंगे। और सेल ड्रिंकिंग के बारे में, पिनोसाइटोसिस के बारे में, यानी सेल ड्रिंकिंग को हम पिनोसाइटोसिस भी बोलते हैं और इसके बारे में लेविस ने बताया था। तो ये इतनी सारी चीजें आप एंडोसाइटोसिस में याद रखेंगे। फिर हम माइक्रोपिनोसाइटोसिस की बात करते हैं। अगर हम एक नॉर्मल पिनोसोम की साइज की बात करें तो वो 1 नैनोमीटर से कम होती है, लेकिन माइक्रोपिनोसोम की जो साइज होती है वो 650 एंगस्ट्रॉम तक पाई जाती है। और माइक्रोपिनोसाइटोसिस की जो घटना है वो स्वान सेल्स में, स्वान सेल्स आपने नर्व सेल्स के स्ट्रक्चर में देखिए जो माइलिन आर्चर का निर्माण करती है, मैक्रोफेजेस में पाई जाती है और मसल सेल्स में माइक्रोपिनोसाइटोसिस की घटना पाई जाती है। माइक्रोपिनोसाइटोसिस में जो अणु प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा ग्रहण किए जाते हैं वो संलग्न नहीं होते हैं या कांटेक्ट नहीं किए जाते हैं, वो वहां पर संलग्न होकर ग्रहण नहीं किए जाते हैं, ये भी आप ध्यान देंगे। इसके बाद हम यहाँ पर बात करते हैं रोफियोसाइटोसिस की। और रोफियोसाइटोसिस से मतलब हो जाएगा कि किसी एक सेल के द्वारा किसी दूसरी सेल में किसी कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल का प्लाज्मा झिल्ली की वेसाइकल्स के द्वारा ट्रांसफर होना, उसे हम रोफियोसाइटोसिस बोल देंगे। जैसे बोन मैरो के द्वारा हीमोग्लोबिन का ट्रांसपोर्ट जो है वो आरबीसी के अंदर होता है, आरबीसी के मेच्योर होते समय, तो ये भी एक रोफियोसाइटोसिस का एग्जांपल है कि बोन मैरो से हीमोग्लोबिन का ट्रांसफर मेच्योर आरबीसी की तरफ होना, मेच्योर होती हुई आरबीसी की तरफ होना रोफियोसाइटोसिस का एग्जांपल है। तो ये आप याद करेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं रिसेप्टर मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट का, जो काफी इंपॉर्टेंट है। और रिसेप्टर मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट में आपको पता चल रहा, रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस भी इसको बोलते हैं, रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस। तो यहाँ पर रिसेप्टर का यूज किया जाएगा, डेफिनेटली लिगेंड भी होगा। तो रिसेप्टर मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट के द्वारा हम स्पेसिफिक विशिष्ट पदार्थों को अंतर्ग्रहण करवाते हैं। इसमें हार्मोन्स आ जाते हैं, एंटीबॉडीज या प्रोटीन्स आ जाएगी, वायरसेस आ जाएंगे, ये अंतर्ग्रहण किए जाते हैं। और ये विशिष्ट पदार्थ जो कि रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस से अंतर्ग्रहण किए जा रहे हैं, इन्हें हम लिगेंड के नाम से जानते हैं। और हर एक लिगेंड के लिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर विशिष्ट रिसेप्टर पाए जाते हैं। ये लिगेंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन के रिसेप्टर से बाइंड होकर लिगेंड रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनाते हैं और ये लिगेंड रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स आगे लेटरल मूवमेंट करते हुए प्लाज्मा झिल्ली के अंदर पाए जाने वाले कोएटेड पिट्स में चले जाते हैं। और ये कोएटेड पिट्स जो है एक विशेष प्रकार की प्रोटीन के द्वारा लेपित पाए जाते हैं, जिससे हम क्लेथ्रिन प्रोटीन बोलते हैं। और ये क्लेथ्रिन प्रोटीन आगे क्लेथ्रिन वेसाइकल बनाती है और लिगेंड को अपने उचित स्थान पर पहुंचा देती है और फिर क्लेथ्रिन प्रोटीन जो है मुक्त हो जाती है। इस प्रकार से क्लेथ्रिन प्रोटीन का जो काम है वो लिगेंड को प्लाज्मा मेम्ब्रेन में अपनी उचित स्थान पर प्रवेश करवाना होता है, ये आप ध्यान देंगे। इसके बाद एनिमल सेल में जो कोलेस्ट्रॉल का अंतर्ग्रहण है वो भी इसी प्रोसेस के द्वारा होता है, रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस के द्वारा। इसमें एलडीएल की उपस्थिति भी अनिवार्य होती है, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन की। रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस का जो प्रोसेस है वो I-135 समस्थानिक का उपयोग करके ब्राउन और गोल्ड स्टीन ने खोजा था, ये भी आप ध्यान देंगे। ब्राउन और गोल्ड स्टीन वैज्ञानिकों ने इस विधि की खोज की थी। तो स्टूडेंट्स, इतनी सारी चीजें आप लोगों को बहुत अच्छे से पढ़नी है, याद करनी है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।